बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। तो जनाब, हम कोशिश तो यही करते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम शुरू करें अच्छी अच्छी खबरों से करें, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन मुद्दा ऐसा होता है कि दिल खराश वाकयात पर का तस्करा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि जो हुक्काम बाला हैं वो तवज्जो दें। इस वक्त आपको बताते चले कि गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा है कि 24 बच्चे जो हैं, बल्कि 2 सालों में 24 बच्चे मैन होल में गिरकर जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और अब भी जो कल का वाक़या जो आपसे शेयर किया था हमने शो के इब्तिदा में, आज भी उसी का तस्करा करेंगे क्योंकि इंतज़ामी गफलत के बायस से पेश आ रहा है। शहर के ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कराची में एक और मासूम की जान चली गई है। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल नीपा के करीब खुले मैन होल में गिरने वाले मासूम इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद मिल गई और उस मासूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों आमने सामने आए और खूब लफ्जी गोलाबारी भी की। इसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इस इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी से है और अगर वो जिम्मेदारी इस जमात पर डाले तो लोग नाराज होंगे। इंक्वायरी हो रही है। इसमें तो वाकया एक प्राइवेट शॉपिंग स्टोर के बिल्कुल सामने हुआ, जिसकी मैं सीसीटीवी फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। मैंने सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि जब हमने रात को मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की और हमें अपनी मदद आप पर ये चीज़ करनी पड़ी और इदारों ने मना कर दिया। इस हवाले से मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें कि आया वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी और रिफ्यूज़ किया था। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेग्लिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब की आपने गुफ्तगू सुनी। मलबा वो जमात इस्लामी पर डाल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जबकि ये कहते हैं हाफिज नईमुल रहमान ने मेयर कराची को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि बच्चों के गटर में गिरने के मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं। 3.5 करोड़ आबादी को पूछने वाला नहीं है। बदतरीन सूरत हाल है, धूल मिट्टी उड़ती है, एलर्जीज हो रही हैं, यूनिवर्सिटियां इस रोड पर मौजूद हैं, नौजवानों की जानों से खेल रहे हैं जालिम और खड्डे बने हुए हैं और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट करप्शन का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है। इस सिंध गवर्नमेंट में इन्होंने 3,360 अरब रुपए कराची के हक पे डाका मारा हुआ है और अगर एक सड़क टाउन का चेयरमैन बना दे कोई तो इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने पैसे दिए। सिंध हुकूमत तो कब्जों के अलावा कर क्या रही है। मैं सलाम पेश करता हूं डॉक्टर फवाद साहब और उनकी पूरी टीम को और जमात इस्लामी को कि गुलशन इकबाल में जो कुछ फ्रॉड किया जा रहा था और एक मिली भगत से एक आम शहरी के घर पर कब्जा किया जा रहा था, उस कब्जे को इन्होंने छुड़ाया। और इस पर सिंध असम्बली के अरकान ने कहा कि कराची में खुले मैन होल मौत को दावत देने के मुतरादिफ हैं। हुकूमत इस तरह के वाकयात का तदारुक कब करेगी? ये वाकयात कब तक होते रहेंगे? क्या कराची शहर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो इसी तरह से मरते रहेंगे गटरों के अंदर, कभी डंपर्स के अंदर? ये बीआरटी जो रेड लाइन वहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड पे बन रही है, सिर्फ इस बीआरटी पर यह तीसरा वाकया है कि तहकीकात होनी चाहिए। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी बयान दिया है जो कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है कि जिसकी कोताही की वजह से वाकया पेश आया उसको सजा मिलनी चाहिए। ये बच्चा किसी का भी हो सकता था। ये नहीं होनी चाहिए बहस। यहाँ पे मुझे अफसोस होता है जब मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुंचा तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो कहा उस पर हम ये कह सकते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। होता हर बार यही है, ब्लेम गेम चल जाती है, लेकिन जो खानदान सफर कर रहा होता है उसकी तकलीफ वही जानते हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ज्वाइन कर चुके हैं मोनम जफर खान साहब, अमीर जमात इस्लामी हैं और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करें माय नुमाइंदे साजिद रऊफ। मैं आपसे आगाज करती हूँ। मोनम जफर खान साहब, अमीर जमात इस्लामी, आप कराची हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये जो इतना दिलखराश वाकया पेश आया है ये कराची के लिए कुछ नया नहीं है और इसमें जो ब्लेम गेम चल पड़ता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, कोई किसी पर इल्जाम लगाता है कोई किसी पर, लेकिन इसमें जो सफर कर रही होती है फैमिली या जो जिनका प्यारा गया होता है उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। क्या कहेंगे आप? देखिए, कल ये वाकया हुआ, बहुत ही दिलखराश वाकया था। पूरा शहर सोगवार था, गमजदा था, सिवाय पीपल्स पार्टी की वजाहतों और सफाइयों के।
मैं खुद उस जनाजे में शरीक था। उस बच्चे के दादा से मेरी मुलाकात हुई, उस बच्चे के चचा से मेरी मुलाकात हुई। कल रात इशा में जनाजा था और जारी बात है उन वालदैन का दुख तो वालदैन ही जानते हैं कि एक हंसता बसता घर, उसका बच्चा 3 साल का वो ड्रेन हो गया, वो गटर में गिर गया। 15 घंटे बाद उसकी बॉडी मिली और उससे बढ़कर इदारा जाती फेलियर है कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी वहां मौजूद नहीं थी। बीआरटी रेड लाइन का ये मुकाम है, यूनिवर्सिटी रोड है जो पिछले 3 साल से खुदी हुई है, मेन यूनिवर्सिटी रोड है। ये उन 106 शाराओं में से एक शारा है कि जिसका तस्करा मुर्तजा वहाब साहब करते हैं। 106 शाराएं जिनकी वो तस्करा करते हैं, ये 3 साल से खुदा हुआ है, गटर बह रहे हैं, जगह जगह टूटी हुई है, कोई डायवर्जन नहीं है, कोई लोगों के लिए प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट नहीं है कि लोग क्या करें। लाखों लोग इस सड़क पे सफर करते हैं। यहाँ 11 यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं, इदारे हैं, लोगों के ऑफिसेज हैं, सारा कारोबार लोगों का तबाह हो रहा है। इसी में से कल ये वाकया पेश आया, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने निकलने वाला फैमिली, उनका बच्चा उसमें भागते हुए गिर गया और गिरने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई 15 घंटे बाद। तो आप मुझे बताइए कि ये फेलियर नहीं है शहर के अंदर? आज जिस मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर मौलम साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल है। उस इल्जाम का आप क्या कहेंगे जो मेयर कराची लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी से ताल्लुक रखता है और कल तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि जो ढक्कन है गटर्स के और ये इस तरह की जो चीजें हैं वो फ्री में होती हैं और वो सिर्फ आपको अलॉट करानी पड़ती हैं, तो क्या ये टाउन चेयरमैन का काम नहीं है? अच्छा देखिए भाई, बात यह है कि मुर्तजा वहाब साहब की बातों को बहुत ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की चुटकुले छोड़ते रहते हैं। भाई ये मरकजी इशारा है कराची यूनिवर्सिटी, जहां काम चल रहा है, यहां सारे इदारे बीआरटी, ट्रांस कराची, इसी तरह कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का K4 के मंसूबे के लिए अलग खुदाई कर दी गई है। अब ये इशारा तो आम लोगों के लिए बंद हो गई है तकरीबन। तो ये कहना कि ये टाउन के पास है और यूसी के पास है, ये बिजनेस है। हमारी यूसी चेयरमैन ने तो 1 महीने पहले लेटर जो है रिसीव करवाया था कि भाई खुदारा ये जो गड़े पड़े हुए हैं, और एक गड़ा नहीं है कई गड़े हैं, इनको भरा जाए, खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश ना आ जाए। तो जहां तक इसका ताल्लुक है गटर के ढक्कन का, देखें आज दुनिया चांद पे चली गई, ये लोग गटर के ढक्कन के मामला ही सॉल्व नहीं कर रहे। इस शहर के अंदर जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, खुद इवन डिप्टी मेयर की यूनियन काउंसिल के अंदर 3 वाकयात तो वो हैं कि एक 10 मुहर्रम को सबील लगी हुई थी, सबील के नीचे जो है वो ओपन जो है ड्रेनेज था, उसके अंदर बच्चे गिर गए, 2 बच्चे डेथ हो गए। 14 अगस्त के मौके पे वहां डेथ हो गई बच्चे की जो है यौम आजादी मनाते हुए। ये पिछले साल की बात है, मैं खुद उन जनाजों के अंदर गया हूं। इस शहर के लोग दुखी हैं, एक मसला नहीं है। इसी इशारा पे 2 नौजवान पिछले दिनों यानी वो बैरियर लगे हुए, जगह जगह सीमेंट के बैरियर खड़े करे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, टकरा गया, उसकी डेथ हो गई। 20 साल नौजवान था, फूड पांडा का वो काम, फूड सप्लाई का काम करता था, अपने वालिदैन का सहारा था। अब आप बताइए कि इशारा तो लोगों के लिए खूनी यानी अवामी नहीं खूनी मंसूबा बन गया है, बीआरटी का मंसूबा। तो मोनिम साहब मंसूबे वाकयात हो रहे हैं, आपकी बात के शहर, आपकी बात जो है हम आपका पॉइंट इट्स टेकन वैलिड भी है कि काफी अरसे से यहाँ पर तरक्याती काम जारी है और उसको मुकम्मल करने की जानिब ये नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या इस हवाले से 1 महीने पहले जो नोटिफिकेशन दिया था उसके बाद कब परसू किया? क्योंकि ये तो मुसलसल जो है इंतबाह करने की जरूरत है, तनबीह करने की जरूरत है हुकूमत को कि ऐसे वाकयात हो सकते हैं, और जब ऐसा कोई वाकया होता है तभी लोगों को याद आता है कि मजीद इस पर दबाव डालने की जरूरत है। देखिए बात यह है कि हमने 1 महीने पहले हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने यहाँ जो है नोटिस दिया, बीआरटी वालों को भी दिया, ट्रांस कराची वालों के भी साइन मौजूद है, रिसीविंग मौजूद है। फिर हमारे टाउन ने एक लेटर दिया कि जनाब ये पूरा डोमेन जो है ये पूरी इशारा इस वक्त जो है वो ट्रांस कराची के हवाले है कि जहां बीआरटी का मंसूबा बन रहा है, जबकि उसकी एक जानिब उर्दू यूनिवर्सिटी से लेकर हसन स्क्वायर तक 2.7 किलोमीटर पर K4 के ऑगमेंटेशन का काम शुरू हुआ है। ये लेटर भी 2 दिन या 3 दिन पहले रिसीव कराया गया है। अब हमने तो अपने तौर पे जो लीगल काम कर सकते थे हमने वो कानूनी कार्रवाई की है कि भाई लोगों को मुताल्लिका इदारों को इंटीमेट किया जाए। ये तो इदारों की नाअहली है। देखिए मशीनरी मौजूद नहीं है, लोग अपनी मदद आपके तहत वहां जाकर लोगों ने K4 का जो कॉन्ट्रैक्टर था, K4 के कॉन्ट्रैक्टर से गुजारिश की कि आप जो है वो अपना शावल दे दें। उसने अपना शावल दे दिया
और शावल देने के बाद वो शावल वहां आया है, काम शुरू किया तो पता ही चला कि डीजल खत्म हो गया है। फिर हमने डीजल के पैसे इकट्ठे करते हुए भी लोगों को देखा अपनी मदद आपके तहत। जी। अब हम मुझे बताइए ये इदारे कहाँ हैं? वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन जिसके चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं, वो कहाँ हैं? उनको मौजूद होना चाहिए था ना। बिल्कुल मान साहब, गफलत तो बरती गई है और उसके बाद जो हुआ वो हम सबने देखा और कराची में ऐसा पहली बार नहीं हुआ और होता आया है। और फिर उसके बाद यही मेरा सवाल तो सिर्फ ये है, मेरा सवाल सिर्फ सिंध हुकूमत से ये है कि BRT मुकम्मल होने तक सिंध हुकूमत और कितनी जाने लेगी? मेरा सवाल है कितनी जाने लेगी? अच्छा तो सर ये बताइएगा कि अब जमात इस्लामी का आगे का लाहे अमल क्या होगा इसके ऊपर? क्या कोई कानूनी कार्रवाई का सोचा गया है या फिर कोई एहतजाज वगैरह किया जाएगा ताकि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो मुतालिका इदारों तक पहुंचाया जा सके? देखिए, प्रोटेस्ट करने का मतलब पॉइंट स्कोरिंग नहीं होता। बात यह है कि इंसानी जान की अहमियत होती है, बुकत होती है। और हमने आज एहतजाजी मुजाहरा रखा है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी पर हमारा एहतजाजी मुजाहरा भी है। हम घर वालों से राब्ते के अंदर हैं, हम कानूनी कार्रवाई का, घर वाले कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं, हम उनको पूरा ताबून करेंगे। और जो मुताल्लिका अफराद हैं, देखिए एक्सीएन कहाँ थे? वहां एक चीफ इंजीनियर थे, वो पहुंच गए। देखिए ना, वो खुदा तरस आदमी था, वो पहुंच गया रात को 3:30 बजे, लेकिन एक्सीएन कहीं नजर नहीं आया। MD वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को आना चाहिए था, जिनसे राब्ता किया गया। खुद मुर्तजा वहाब साहब को वहां खड़ा होना चाहिए था, मौजूद होना चाहिए था। आप शहर के मेयर हैं, आप 106 सड़कों के मेयर नहीं है कि आप कहते हैं जी मेरा तो गलियों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप 106 सड़कों के ओन करते हैं, लेकिन उनको भी बनाने के लिए आप तैयार नहीं है। लिहाजा हम घर वालों से राब्ते में हैं, हम कानूनी कार्रवाई घर वालों के साथ मिलकर, उसको भी हमने घर वालों से कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। साथ साथ हमने आज प्रोटेस्ट रखा है उसी मुकाम पर कि जहां ये वाकया पेश आया। एहतजाज भी किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई में साथ भी दिया जाएगा। मोनिम जफर खान, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद, आप बताइएगा कि गुज़िश्ता हमने नाजरीन से अभी कुछ देर पहले शेयर किए हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स, जरा इसके हवाले से आप बताइएगा आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में कितने वाकयात ऐसे रूनुमा हो चुके हैं? बात करें आदादो शुमार की तो 2 सालों के दौरान तकरीबन जो है वो 23 ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनमें जो शहरी हैं, जो बच्चे हैं, नो उम्र बच्चे बच्चियां हैं, वो जो है वो खुले मेन होल और जो नालों में गिर के जिंदगियों की बाजियां जो है वो हार चुके हैं। अगर हम सिर्फ बात करें खुले मेन होल की तो वो 10 के करीब ऐसे वाकयात हैं जिसमें ये ज्यादातर बच्चे जो है वो खुले मेन होल में गिर के जाबाक हुए हैं। तकरीबन 13 अफराद जो है वो जो शहर के मुख्तलिफ सेवरेज के नाले हैं, खुले हुए नाले हैं, मेन होल हैं, उनमें जो है ये गिरकर जाबाक हुए हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है। खासतौर पर अगर हम बात करें इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, गिडाफ टाउन, मेमन गोट, सोराब गोट, अब कराची का शहर के बीचों बीच अब ये गुलशन इकबाल है जिसे कराची का पोश इलाका कहा जाता था, यहाँ पर भी ये वाकया रूनुमा हो गया और यहाँ पर भी एक कमसिन इब्राहिम जो है वो खुले मेन होल में गिरकर जाबाक हो गए। अगर बात करूं कि तमाम इदारों की तो शहर में इदारे तो बहुत हैं लेकिन उनके पास किसी किस्म के कोई एक्सपर्टीज उनके पास मौजूद नहीं है। हमने ये देखा है कि अगर कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, कोई इमारत में आग लग जाती है, कोई इमारत गिर जाती है या फिर कोई इमारत या कोई बच्चा सेवरेज नाले में गिर जाता है, खुले मेन होल में गिर जाता है, तो उसको निकालने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं, जो माहिर इदारे होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ पर एक भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके पास कोई एक्सपर्टीज हो ताकि वो किसी बच्चे को, किसी शहरी को जो कि फंसा हुआ उसको सर्च एंड रेस्क्यू कर सके। जी बिल्कुल सूरत हाल वर्स है और उसके बाद जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो फिर ब्लेम गेम चल निकलती है और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। आप ये बताएंगे कि इस वाकये के बाद से क्या वहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, कोई इंतजाम किए गए या जो मैन होल खुला था उसे कवर करने के लिए कुछ किया गया? देखिए बिल्कुल जैसे ही कल बच्चा रिकवर हुआ 15 घंटों की कोशिशों के बाद, उसके बाद बच्चा हैंडओवर कर दिया, मगर मामला जू के तू हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि उसी तरीके सारे मामला छोड़ के तमाम इदारे यहाँ से चले गए, ना ही जो गड्ढे खोदे गए थे उनको बंद किया गया। तमाम मामला जो है वैसे ही छोड़ के सब यहाँ से इदारे चले गए ताकि फिर कोई नया वाकया रूनुमा ना हो जाए। अब क्या सूरत हाल थी, इदारे क्यों छोड़ के गए, उनसे क्या उन्होंने क्यों बताया, कोई इस हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की गई। तमाम आप देख सकते हैं कि ये मेरे बराबर में यूनिवर्सिटी रोड है, ट्रैफिक चल रहा है, लोग जा रहे हैं,
पानी में से गुजर रहे हैं लोग, लेकिन सूरत हाल जू की तू है। बीच में ये देखा हुआ आपने, सिर्फ 4 उसके जो सीमेंट्स के ब्लॉक लगा के वो गड्ढे बंद कर दिए। सूरत हाल जू की तू है। साजिद, ये भी बताइएगा कि सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बताया जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज भी कोई मौजूद है, क्या वो सामने आई है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने ये वाकया रूनुमा हुआ वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। कल तक हमारी पुलिस हुकाम से ये बातचीत होती रही थी कि कोशिश की जा रही है कि ये जो इसके कैमरों की है सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर बंद था उस वजह से पुलिस का राब्ता नहीं हो सका। जैसे ही पुलिस का राब्ता बहाल होता है तो फिर उसके वाकये की सीसीटीवी जरूर सामने आएगी, क्योंकि कैमरे मौजूद हैं और उसमें जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर की भी जो मुबैना गफलत लापरवाही है वो भी जिम्मेदार है एक तरीके से। अगर हम देखे जाए तो चले मुतालिका इदारों की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सेफ्टी के इकदाम नहीं किए गए, गटर के मेन होल के ढक्कन नहीं रखे गए, लेकिन जिनका कारोबार है, जिनका लाखों अरबों रुपए का यह कारोबार है और आज से नहीं है कई सालों से ये कारोबार कर रहे हैं, क्या चंद 100 रुपए का ये कारोबार जो है वो गटर का ढक्कन अपने जो बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे जो मेन होल बना होता है उस पर नहीं रख सकते थे? रख सकते थे। यही है, क्योंकि कल हमने जो इब्राहिम के दादा हैं उनसे भी हमने जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर बनती है। इदारों को चाहिए कि इस इदारे के खिलाफ भी कार्रवाई करे। ठीक है, हर एक को मुर्द इल्जाम भी ठहराया जा रहा है साजिद कि इसकी जिम्मेदारी बनती थी। बेसिकली जिम्मेदारी है किसकी? किसने मैनेज करनी है ये चीजें? क्या जो इंतजामी मामलात हैं उसको देखने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है, या फिर जो टाउन चेयरमैन होता है इलाके का ये उसकी जिम्मेदारी होती है? किस इदारे की जिम्मेदारी होती है, ये तो जरा बताएं। देखिए बिल्कुल इस शहर के बसने वालों की ये बदकिस्मती है कि कोई इदारा उनको ऑन करता नहीं है। अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाए तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और यही वजह होती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो तवील से तवील होता चला जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल हमने कल देखी कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे। कई घंटों तक हैवी मशीनरी यहीं पर नहीं पहुंचाई जा सकी। लोग जो है वो जो खुद अपने आप जो उन्होंने चंदा जमा किया और शामिल जो बुलाया, तो यही उम्मीद करता हूं, लेकिन उसके अंदर मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो लोग जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके बाद में अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम किए हैं, वो कहीं पहले अगर चंदा इकट्ठा करके इसका ढक्कन जो है लगा देते तो ये शायद जान जो है बच सकती थी। साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जो इस फैमिली इस कर्ब से गुजर रही है सिर्फ वही जानती है कि कितना दुख होता है जब आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो कि एक बच्चे की सूरत में होती है, जिस पर आपने अपनी तवानाइयां खर्च की होती हैं, अपना रुपया पैसा खर्च किया होता है, वो इस तरह के दिलखराश वाक़े की नज़र हो जाए। तो हमें सबको मिलकर इस पर जो है बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल अपने इर्द गिर्द आपके मौजूद हो तो उसको फौरी तौर पर अटेंड करें। ये जिस तरह स्टोर की बात कर रहे हैं, जिसकी सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, अगर इनको पता था कि इनके स्टोर के बाहर ऐसा कोई मैन होल खुला है तो उस पर तेजी से काम होना चाहिए था और अपनी मदद आपके तहत पहले ही ढक्कन लगा लेते तो शायद इसमें हम सभी कसूरवार हैं, जो कि इसको ठीक करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम सबको मुश्तरका कोशिश करनी पड़ेगी। फिलहाल हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। अब सेगमेंट शामिल करेंगे निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ट्रॉफी हंटिंग के जो इजाजतनामे हैं उन्हें क्यों खरीदना चाहते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हर सोमवार को हमारे साथ होते हैं और आज का जो मेरा सवाल है तारड़ साहब से, बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपने ज्वाइन किया। मेरा सवाल जो है वो ट्रॉफी हंटिंग के हवाले से है। ये इसके हवाले से दो राय पाई जाती हैं। एक तो राय ये है कि इसकी वजह से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है उसको हम महफूज करने में कामयाब हुए हैं। ना सिर्फ ये कि वाइल्ड लाइफ महफूज हुई है, बल्कि ट्रॉफी हंटिंग के नतीजे में जो रकम आती है वो रकम जो है वो लोकल कम्युनिटी को जाती है और फिर वो एजुकेशन और मुख्तलिफ उस पर ख़र्च होती है। तो इस लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन जो ट्रॉफी हंटिंग में जिस एनिमल को मारा जाता है और उसके साथ जो तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, उससे अगेन एक सवाल पैदा होता है कि इससे जो एनिमल्स के हवाले से जो सेंसिटाइजेशन है और स्पेशली बच्चों के हवाले से वो सफ़र होती है और वो मुतासिर होती है। आपकी इस हवाले से ट्रॉफी हंटिंग के हवाले से क्या राय है? वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ये ट्रॉफी हंटिंग को
बाकी जगहों में तो इसका इतलाक नहीं हो सका, मतलब पंजाब वगैरह में अब भी हिरनों को उसी तरह शिकार किया जाता है और बड़े वडेरों की जो होती हैं अपना दावतें, उसमें हिरन बाकायदा पेश किए जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन नॉर्थ में खासे स्ट्रिक्ट हैं इस बारे में। तो ट्रॉफी हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोप से ही मुस्तार लिया गया है, और वो ये है कि बजाय इसके कि बेवजह उनका शिकार किया जाए, शिकारी वहाँ जाएं या लोकल लोग उनका शिकार करें, आप पेमेंट करें और आपको इजाज़त मिल जाती है। तो एक्चुअली मैं बहुत रंजीदा हूँ। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी छोटी सी, मेरा ख्याल ब्रिटिश टीम की थी, और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 30 या 40 नेशनल पार्क है और खुंजराब नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बुलंद तरीन नेशनल पार्क। और वहाँ पे जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जो हंटिंग ट्रॉफी है एक मारखोर की, आम मारखोर है, वो कहते हैं कि जी बूढ़े जो हैं मारखोर वो अलाउड होते हैं, और वो पता चल जाता है बूढ़ा मारखोर जो है ना, जिस तरह मैं अब चलता हुआ आता हूँ तो दूर से पता चल जाता है कि ये बूढ़ा शख्स है। तो उसके लिए मेरा ख्याल 3.5 या 4 लाख में ट्रॉफी फरोख्त हुई, और वो जो स्टेट ऑफ आर्ट असला था जब उसमें गोली मारी गई और मारखोर को उन्होंने जद में लिया, तो आई कांट टेल यू कि जिस तरह मेरे अपने किसी अजीज़ की जानब बंदूक तान दी गई है। मैं पहले बता चुका हूँ कि स्नो लेक ट्रिप के दौरान एक शख्स आया कि जी ये मैं आपको रास्ते में मारखोर खिलाऊँ, तो जाहिर है कि मैंने उसको साथ नहीं लिया, क्योंकि आई बिलीव कि भाई जंगली हयात तो जेवर है, और जंगली हयात नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। हयात नहीं होगी ना, तो जंगली हो या इंसानी हयात, ये दे आर असेंशियल, बल्कि जंगली हयात ज़्यादा असेंशियल है नेचर के लिए। चुनांचे कहा गया कि जी बूढ़ा मारखोर जो होता है ना 4 लाख रुपए में, और जब उसको गोली लगती है, जब वो लुढ़कता हुआ नीचे आता है, तो जिस तरह शिकारी उसकी जानिब बढ़ते हैं, भाई आपने क्या मार का मार लिया है, आपके पास जो है जदीद तरीन असला है, उसके साथ उन्होंने शिकार किया है। तो मेरे ज़हन में मान ये बात आई कि अच्छा अगर बूढ़े मारखोर मारे जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे बूढ़े लोग जो हैं मुआशरे के, ये भी इनको भी शिकार करना चाहिए। ये बेकार, बूढ़ा मारखोर जो है वो कारामद होता है अपने कबीले के लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त। ये नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया है, वो उनको बताता है कि ये घाटी खतरनाक है, यहाँ से मैं गुजरा था गिर गया है। यानी बिल्कुल जिस तरह हम जो बुज़ुर्ग हैं सो कॉल्ड, हम यंगर जनरेशन को बताते हैं कि ये तजर्बे हुए हैं, आप उन तजर्बों में से ना गुजरना। तो मुझे दुख इस बात पे हुआ कि जी वो बूढ़ा मारखोर ठीक है, उससे ट्रॉफी हंटिंग से इर्द गिर्द के जो टाउन है विलेजेस हैं उनको पैसे जाते हैं। बल्कि एक खातून का इंटरव्यू था, लोकल खैबर जो विलेज है वहाँ की रहने वाली थी, उसके लहजे में थोड़ी सी शिकायत थी। शिकायत बस यही थी कि हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं है, वो सब्जियाँ वगैरह होती हैं, बाद में आलू इंट्रोड्यूस हुए वो सारा कुछ, लेकिन अब भी वहाँ बुलंदियों पे बस साग किस्म की कोई पालक वालक होती है। तो जो न्यूट्रिशन थी उनको वो गोश्त से हासिल होती थी कि अगर एक मारखोर मारा है, और माइंड यू कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी ख्याल रखते हैं कि कभी मादा मारखोर को नहीं मारेंगे, वो उसी मारखोर को मारेंगे जो वो समझते हैं कि पूरे गांव के लिए एक माह के लिए काफ़ी होगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ, कोई अगर सुन रहा है, सुनता तो कोई नहीं, कि अगर एक ट्रॉफी हंटिंग का परमिट मिल सकता है तो मैं ग्राहक हूँ, मैं चाहे अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं कम से कम 5 ट्रॉफी हंटिंग के लेना चाहता हूँ परमिट्स। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 5 मारखोर हैं, ख़ासतौर पे बूढ़े मारखोर मुझ जैसे, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैंने ख़रीद ली हैं, इनको आप तारड़ मारखोर कहें या स्पेशल कहें, जो भी नाम दे लें, वो मारखोर जो हैं
वो अपने कबीले के साथ रहें, जिस तरह मैं अपने कबीले के साथ रहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया तार साहब, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्पेशली एनिमल के हवाले से जो रिसर्चर्स हैं, मौक़िक़ीन हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जो जितने रेवर या ग्रुप्स में एनिमल्स नज़र आते हैं वो ग्रुप्स के अंदर भी दर्जा बंदी होती है, और जो बूढ़े हैं उनका अपना एक मकाम होता है, उनके तजर्बे से, उनके मामलात से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो पूरा ग्रुप जो है वो फ़ायदा उठाता है, और वो पूरी कैटेगराइजेशन होती है। तो हमारे लिए तो ये है कि शायद वो बूढ़ा है तो नाकारा है, और उस मारखोर को हम करते हैं। अगेन ट्रॉफी हंटिंग जो है इस हवाले से जहाँ पे वो तस्वीरें लगाई जाती हैं वहाँ पे हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ शुरू होता है, क्योंकि वो एक ऐसे प्राइड के साथ लगाई जाती हैं, ऑटोमेटिक उस तरह के वेपन इस्तेमाल करके आपने एक बूढ़े मारखोर को मार के उसके बाद उसकी जो प्राइड के साथ तस्वीरें लगाई जाती हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो जो एनिमल्स के हवाले से हम हसासियत डेवलप करना चाहते हैं अपने आने वाली नस्लों में, बच्चों में, वाइल्ड लाइफ के हवाले से, वो शदीद मुतासिर होती है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जिनसी इस्तेहसाल, संगीन जराइम और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खात्मे के साथ साथ जदीद दौर में गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। लेकिन आज के दिन हम मकबूजा कश्मीर के उन 90 लाख मासूम कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें पिछले कई बरसों से हिंदुत्व की शिकार मोदी सरकार ने अपने नाकाम अज़ाइम के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अगर आज गुलामी की बदतरीन शक्ल देखनी है तो मकबूजा कश्मीर उन मासूम बच्चों को देख लें जिन्हें वालिद के साए से महरूम कर दिया गया, उन बेवा खवातीन को देख लें जिनके सुहाग उजाड़ दिए गए, उन नौजवानों को देख लें जो जिद्दोजहद आज़ादी के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते, उन कश्मीरी तालिब इल्मों को देख लें जिन्हें तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, उन बुजुर्ग मरीजों को भी देख लें जो अपनी बीमारी से तड़प रहे हैं लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं है। 5 अगस्त 2019 से मोदी सरकार तकरीबन 90 लाख निहत्ते कश्मीरियों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रही है, उन पर जिंदगी तंग कर दी गई है, नौजवानों का कत्लेआम जारी है, खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है, सोशल पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कश्मीरियों को दुनिया से अलग कर दिया गया है। हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने की जुर्म की पादाश में मासूम कश्मीरियों पर गाली से लेकर गोली तक, टियर गैस शेल्स से लेकर पैलेट गन्स तक कोई ऐसा हथियार बाकी नहीं है जो भारतीय फौज की जानिब से उन पर नहीं आजमाया गया। लेकिन लाखों जाने देने के बाद भी कश्मीरी नौजवान भारतीय गुलामी का तोक तोड़ने के लिए पुरअज़्म हैं, हिंदू जुनूनियों के गुलाम बनने पर मौत को तरजीह दे रहे हैं, भारतीय फौज की दरिंदगी के बावजूद अपने हक के लिए खड़े हैं, जिस पर कई आलमी रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जो भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने के लिए काफी हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, और इस सारी सूरत हाल पर बात करिए शमीम शाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं। शमीम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मकबूजा कश्मीर में पिछले 5 साल से 90 लाख कश्मीरी जो हैं वो भारतीय गुलामी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज का दिन जो है, इस दिन की अहमियत पहले 1949 में जनरल असेंबली में जब ये रेजोल्यूशन लाया गया था, डिस्कशन हो गया था कि इसको एबॉलिश किया जाए, पॉवर्टी को, स्लेवरी को। उसमें यह था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होती थी और उनको गुलाम बनाया जाता था। फिर 1986 से लेके 2004 तक इस पर काम होता रहा और 2004 में 2 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है आलमी सतह पर इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए। लेकिन हम देख रहे इन्हीं ईयर्स में 1949 में जब ये रेजोल्यूशन आता है तो उससे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है। 19 सुपर पावर्स जो उस वक्त उसके मेंबर्स थे, परमानेंट मेंबर्स थे, वो यही इंसानों की जो गुलामी है उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। इसीलिए कि आज तक 2002 तक इस दिन को मनाने के लिए अब एक फजा तैयार हो रही है कि इसमें लोगों को न सिर्फ रोका जाए कि वो बच्चों पर तशद्दुद जो करते थे, गुलाम बनाकर, या बड़े अपराध को या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को करते थे, लेकिन कौमों की गुलामी को आप देख ले कि एक कौम पहले फरोख्त की गई और फिर दूसरी बार 1947 में उन्हें दूसरी एक बदतरीन कौम के सुपुर्द किया गया है। और उस वक्त खामोशी इख्तियार किए यूनाइटेड नेशंस ने अपने रेजोल्यूशंस होते हुए भी कि कश्मीर की आवाम मुस्लिम रियासत है और उसका जो मुस्तकबिल है
वो एक नामज़दा रियासत के साथ मुंसलिक होना लाजमी है, क्योंकि पार्शियन प्लान यही था। लेकिन गुलामी की जिंदगी गुजारते गुजारते मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी भारत की हजमनी को कबूल नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर को, इस जुल्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने अफवाज की तादाद बढ़ा दी। बिल्कुल, उन्होंने बेतहाशा हथियार वहां पहुंचा दिए। दुनिया का बदतरीन वेपन जो है वो कश्मीर में इस्तेमाल होता है, जो जानवरों पर होता है, लिथल वेपन, जैसे आपने देखा है। हमारे सारी सूरत हाल में शमीम साहिबा, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों की बात करें, तो कश्मीरियों की आवाज वो कब बनेंगे? देखिए, कश्मीर की आवाज को मुतहरिक करने के लिए जरूरी है कि हमें डिप्लोमेसी को और उन पावर्स को जिनके इंडिया के साथ टाइज है, इकोनॉमिक टाइज है, उन्हें तोड़ना लाजमी है। और एक अच्छी सूरत हाल पैदा हो गई है पहलगाम इंसिडेंट के बाद कि दुनिया को ये बावर हो गया है कि भारत का जो कर रहा है वो गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, और इसके लिए प्रेशर बिल्ड होता है, अवामी, जिसको कहती है अवामी प्रेशर बिल्ड होता है। वो अवामी प्रेशर मकबूजा कश्मीर से बिल्ड नहीं होगा, वो दुनिया की तमाम उन इलाकों में जिनको दारुल खिलाफे होते हैं, न्यूयॉर्क है, लंदन है, ब्रसल्स है, वहां के अवाम तक जब ये बात पहुंची है तो आज वही हमारे लिए बात करते हैं। कल ही लंदन की पार्लियामेंट में अगरचे डिबेट उन्होंने रखा था फलस्तीन पर, और बहुत सारे लोग ज्यूस थे, क्रिश्चियंस थे, जिन्होंने कश्मीर पर बात की है कि भारत को क्यों वेपन्स देते हैं, क्योंकि मोदी जो है वो क्राइम करता है, उस पर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पर उसको हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेना चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो समझते हैं कि कश्मीर में वाकई जुल्म हो रहा है और पिछले 75 साल से जुल्म रिपीट हो रहा है। शमीम साहबा, इस वक्त हमने देखा, आपने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर से आवाज़ें आती रही हैं कि सालसी की पेशकशें होती रही, और फिर हमने देखा कि अमरीकी सदर ने जब सालिसी का किरदार निभाया तो उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि वो कश्मीर का मसला भी सुलझा सकते हैं। आप इस तरह के बयानात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनसे बेहतर कौन जानता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई दूसरा तनाज़ा नहीं है। उनका सिर्फ एक यही तनाज़ा है, बरसगीर की तकसीम के वक्त जो ज्यादती हुई है कश्मीर के साथ, इस तनाज़े को खत्म करना है। और अगर ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा तो ट्रंप साहब को भी यकीन है कि न सिर्फ उनके इस मुल्क के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है जहां पर ये मौजूद है नक्शे पर, इतना इम्पोर्टेंट है, जो दुनिया ने देखा है, चाहे अफगानिस्तान के हवाले से, रशिया की, चाइना के हवाले से, कि अगर हम देखते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से, यहाँ की पानी, समंदर, पहाड़, हर चीज दुनिया के लिए बहुत अहम है। और इधर अगर अमन कायम होगा तो अमन कायम करने के लिए जरूरी है पहले उनका, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और ज़रूरी भी है कि हाँ अमन कायम हो। बहुत शुक्रिया। शमीम शॉल साहिब हमारे साथ मौजूद थी। गुलामी के खात्मे का जो आलम है उस पर हम, जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनके लिए बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर सियासी गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मामले को लेकर वफाकी हुकूमत के वज़रा और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने गवर्नर राज पर यह कहा है कि सूबे में किसी और राज की ज़रूरत नहीं है, अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देख लें, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसियाँ KP में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है, किस राज की जरूरत है, और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। जबकि सेनेटर फैसल वावडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर शराफत से नहीं चलेंगे तो गवर्नर राज और पाबंदी लग सकती है। अगर आप शराफत से चलेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। इसके लिए कोशिश, हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़ के चले, अपने सूबे को गवर्न करे, और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है तो मैं आपकी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ
दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, ना दीवार की आंख होती है, ना दीवार की मुंह होता है। तो टक्कर मारते जाए तो दीवार से कुछ एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाए और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाए और ये मसला हल हो जाए। उधर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शल लॉ नहीं। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। मियां नवाज शरीफ को 2 दफा इख्तियार निकाल के बाहर किया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम सरकारी असला लेके, सरकारी गाड़ियां लेके, सरकारी शब-शबा के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ दारुल खिलाफे पे हमले करेंगे। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक ही चलेगा। असम्बली हम स्पीकर के पास आए थे, हमारा एक राइट है और लीडर ऑफ द अपोजिशन की। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से पंजाब में ज़मीन की मलकियत और इश्तराक की जो पेचीदगियाँ थीं, ख़ानदानों में झगड़े, विरासत के मामलात, कब्ज़ा, मुकदमात और रिकॉर्ड की खराबी आम थी। पल्स प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का एक ऐसा इनकलाबी इक़दाम है जिसका बुनियादी मकसद ज़राई ज़मीन के रिकॉर्ड में शफाफियत पैदा करना और मुश्तरका मलकियत से पैदा होने वाले तनाज़ात को कम करना है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद मुश्तरका जो प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग मालिकान में तकसीम करना है। इससे हर मालिक को अपनी ज़मीन का अलहदा रिकॉर्ड मिलता है, जिससे ज़मीन के इंतज़ाम और तसर्रुफ में आसानी पैदा होती है। तकसीम के बाद हर क़ताए राज़ी को एक अलग पार्सल नंबर दिया जाता है। ये निज़ाम जो है रिकॉर्ड को जदीद, मुनज़्ज़म और काबिल तस्दीक बनाता है। पार्सल सिस्टम की वजह से ज़मीन की जो मलकियत है, हुदूद और रकबा है वो वाज़े हो जाता है। रिकॉर्ड की डिजिटल शफाफियत से जालसाजी और गैर कानूनी तब्दीलियों के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। मुश्तरका मलकियत अक्सर ख़ानदानों और शरीक मालिकान में तनाज़ात का बाइस भी बनती है। इस मनसूबे के जरिए अलहदा मलकियत मिलने से दीवानी मुकदमात और ज़मीन से मुतालिक झगड़ों में नुमाया कमी की तवक्को है। आपकी ज़मीन आपकी पहचान, यही नारा है ये जो प्रोजेक्ट है इसका। और पुराने जो कागजी निज़ाम है उसको छोड़कर अब पंजाब भर की ज़मीन एक नए शफाफ और काबिल एतमाद डिजिटल निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म की जाएगी। मज़ीद इस शानदार प्रोजेक्ट से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, सोशल सेफगार्ड स्पेशलिस्ट हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमें ज्वाइन करने बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ठीक ठाक। वसीम साहब, सबसे पहले तो जिसने नाम रखा है बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, क्योंकि ये वाकई एक पल्स है पंजाब की। अगर बात करें, ज़्यादा मालिकान यहाँ पर पाए जाते हैं ज़मीन के और बहुत से दावेदार भी पाए जाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि ज़मीनों पर कब्जे के मामले होते हैं, रिश्तेदारों में लड़ाइयों के मामलात होते हैं। तो ये पल्स है जो अगर ठीक हो जाए तो बहुत सारे दीवानी मुकदमात जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे और जो दबाव है अदलिया पर वो भी कम हो जाएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक फ्लैग पॉलिसी चेंज प्रोजेक्ट है, जो कि ना सिर्फ हमारी रूरल प्रॉपर्टीज़ के लिए लाया गया है बल्कि जितनी भी अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इससे पहले हमारा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट था उसमें कवर नहीं हो सका था, तो वो तमाम चीज़ें जो अर्बन एरिया में रह गई थी और जो रूरल एरिया में रह गई थी उन सब को पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के अंदर देखा जा रहा है। इसमें तकरीबन 7% ऐसे मवाज़ियात थे जो ऑनलाइन ना हो सके थे, वो पल्स प्रोजेक्ट के प्रोफाइल से अब ऑनलाइन हो गए हैं। और आने वाले 2 माह में कोई भी मौज़ा हमारे पंजाब में ऐसा नहीं रहेगा जो कि मैनुअल बेस्ड होगा, बल्कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे और देही मरकज़ माल पर ऑनलाइन हमारे जो काश्तकार हजरात हैं या हमारे जो लैंड ऑनर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगा। इसी तरह आपने तकसीम की बात की। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला समझा जाता है वो ये कि मुश्तरका खाता, कि एक जो ज़मीन का खिता, एक जो खाता उसमें 2 से लेकर 200, 200 से लेकर 2000 मालकान मौजूद हैं। तो किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली वो मालिक तो है लेकिन उसका एग्जैक्ट कौन सा हिस्सा। हम अपनी खानगी तकसीम से अपने अपने हिस्सों पर साल से बैठे हैं, लेकिन जब हम रिकॉर्ड में जाते हैं तो रिकॉर्ड ये कहता है कि आप हर एक मरले के अंदर बराबर के शरीक हैं, वो तमाम मालकान जो उस खेवट के मालिक हैं।
जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा था माजी में, और रिकॉर्ड में रद्द-बदल कर दिया जाता था कि फ्रंट की ज़मीन किसी को दे दी जाती थी, बैक की ज़मीन किसी को दे दी जाती थी। तो इसको अब ख़त्म करने के लिए पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट ने इस तकसीम के अमल को पंजाब भर में ज़िलाई हुकूमतों और महकमा माल के साथ शुरू किया है, चूँकि कानून सिर्फ महकमा माल को ही इजाज़त देता है तकसीम करने की, जबकि पल्स प्रोजेक्ट इस वक्त उस हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट और महकमा माल को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें स्टेशनरी है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलंटरी बेस पे आएँ और अपने खातों को तकसीम करें। और इनिशिएटिव तो वसीम साहब बड़ा ज़बरदस्त है और ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। बेसिक मकसद तो इसका यही है कि मैनुअल सिस्टम से जान जो है वो छुड़वाई जाए, जो पटवार खाने और वो तहसीलदार सिस्टम उस सब से निकला जाए। एक आम आदमी के लिए बताएं कि वो इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है या कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल जी, हमने इस वक्त एक आम आदमी के लिए बहुत सी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। लाइक जितना भी 1947 से ऑनवर्ड जो रिकॉर्ड मौजूद था, हमने उस सब के सब रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया, उसकी कंप्लीट डाटा एंट्री की और उसकी स्कैनिंग कंप्लीट की। और इस वक्त हमने अपने जो पल्स की वेबसाइट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स का पोर्टल अवेलेबल कर दिया है, जिसमें वो ऑनलाइन होकर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को देख सकता है। इस तरह अगर उसने उसको डाउनलोड करना है तो वो एक ऑनलाइन फ़ी पे कर उसको डाउनलोड भी कर सकता है, और उसको इसके लिए ना तो किसी तहसील ऑफिस में जाने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाने की ज़रूरत होती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को जो अभी देख रहे हैं और पल्स प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते? मेरा मैसेज ये है जी कि हमने ये अब आज का जो दौर है वो डिजिटाइजेशन का दौर है, कंप्यूटराइजेशन का दौर है। हम स्टेप बाय स्टेप आईटी सेक्टर की दी हुई जो नेमतें हैं उनसे बराबर हो रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि जी आप जो इस तकसीम के अमल है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए पल्स प्रोजेक्ट ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी, जिसको हम आस्क फॉर तकसीम कहते हैं, कि अब आपको कहीं जाकर दरख्वास्त भी नहीं देनी। और ये स्पेशली हमने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये ख़वातीन के लिए या ऐसे तबका के लिए जो किसी वजह से डर या खौफ में है कि अगर उसने अपनी ज़मीन की तकसीम की आवाज़ उठाई तो उसको सोशली किसी प्रेशर का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन आस्क फॉर तकसीम अवेलेबल कर दी है, ताकि वो जस्ट एक सादा सी 1 पेज की एप्लीकेशन फिल करके हमें भेजेगा तो हम उसको उसके मतलूबा डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू स्टाफ बहुत आसान कर दिया है, खास तौर पर एक आम आदमी के लिए। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। पल्स प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सियासी गुफ्तगू करते हैं। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है, जहां तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे चुकी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जिसके हवाले से हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफ सईद साहब, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? शौकत साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पीटीआई पूरी तरह से मुतहरिक दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब हमें हुकूमत भी मुतहरिक दिखाई दे रही है, बयानबाजी उधर से भी जारी है। दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। क्या लाया अमल अपनाया गया है पीटीआई की जानिब से इस वक्त? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत गैर जमहूरी रवैया शुरू दिन से अपनाई हुई है और पीटीआई को जो इतनी बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी है उनको कोई स्पेस नहीं दी जा रही। और आप देखें कि 1 महीने से ज्यादा हो गया कि इमरान खान से न उनके वकला को मिलने दिया जा रहा है, न उनके फैमिली को, न उनके दोस्तों को, न उनके वर्कर्स को। तो ये सिलसिला है। अगर हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं हमने दफा 144 लगा लिया। ये मतलब सियासत को खत्म करना चाहते हैं और उसके लिए इनका ये ख्याल है कि हम पीटीआई को दबा देंगे, खत्म कर देंगे। तो खत्म नहीं हो सकती पीटीआई। अगर आपने इस मुल्क के हालात को देखना है तो आपने अपने रवैयों में तब्दीली लाकर सियासी अमल शुरू करना चाहिए, सियासी माहौल बनाना चाहिए। अगर इस तरह कन्फ्रंटेशन का माहौल बनेगा, देखिए ना, अभी तो ना हम आए हैं, ना उससे पहले ही दफा 104 उससे पहले ही कहते हैं जी ये तो हमलावर हो रहे हैं, हम गवर्नर राज लगा देंगे। ये गैर जमहूरी रवैये हैं।
इससे अंदाजा हो रहा है कि ये खौफजदा है, इनके पास मैंडेट नहीं है अवामी, ये चोरी करके आए हैं और हर चीज से इनको खौफ है, डर है। वरना अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर सूरत खराब होती है या मुल्क में जो भी हालात बनते हैं तो इसकी जिम्मेदार तो इसी हुकूमत है। शौकत यूसुफजई साहब, अगर आगे से वही रद्द-ए-अमल होता है हुकूमत का जो दिखाई दे रहा है और जिसकी प्लानिंग की गई है, जिस तरह से आपने कहा कि दफा 144 पहले ही नाफिज कर दी गई है, तो फिर क्या रिएक्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पुरअमन एहतजाज का हक तो कोई नहीं छीन सकता। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ती है। आप देखें हमारे दौर में कितने एहतजाज हुए। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, हमने नहीं रोका था। याद है आपको, नवाज शरीफ साहब ट्रेन मार्च करके आ रहे थे, मुस्लिम नून बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्रेन मार्च, और लाहौर से लॉन्ग मार्च नून लीग ने शुरू किया। जी, हमने किसी को नहीं रोका, न किसी पे मुकदमे बनाए। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जलसे भी कर रही हैं, आजादाना घूम रही हैं। हमने कभी किसी के ऊपर गलत मुकदमे नहीं बनाए, न सियासी मुकदमे बनाए। लेकिन शौकत साहब, तो आज कहा जा रहा है कि 4 बजे तक का वक्त दिया गया है कि मुलाकात करवा दी जाए, और आज अगर मुलाकात नहीं होती है तो आप पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि आगे पार्टी क्या करने वाली है? एहतजाज तो करने के हवाले से बयानात आपके सामने ही है। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं हुकूमत ये भी कह रही है, गवर्नर राज की बार बार बात कर रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पार्टी इसको संजीदगी से ले रही है, इस बात को, इस ऐलान को, इस नारे को? देखिए, सियासत के अंदर ये चीज नहीं हो सकती कि आप सिर्फ दबाव दोस्त धांधली करें, आप कहें कि जी अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। हम देखें, हम तो जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारे लीडर से हमें मुलाकात करने दी जाए, एक बंदे को छोड़ दिया जाए ताकि जाके वो उनसे मिल के उनके हालात देख के बता दे कौम को। जी कौम में तशवीश तो है, इधर जो वर्कर्स हैं वो हमसे पूछते हैं, जो लीडरशिप है उनसे पूछते हैं कि जी इमरान खान के हालात कैसे, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? तो हुकूमत जानबूझकर हालात खराब करना चाहती है। इसमें मुझे जो लगता है हुकूमत उसमें है कि ये कोई ऐसा कोई काम करे और हम उन पर मुकदमे बनाए, उनको जेलों में डाले। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो चीज भी वो हो गई है, लोग जेलों से अब नहीं डरते हैं, ना गोलियों से डरते हैं। ना मेरा तो ख्याल ये था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है तो हुकूमत को कोई होश के नाखून लेने चाहिए और हालात देखिए, जिस चीज से हालात ठीक हो सकते हैं उस हालात की तरफ जाना चाहिए ना, बजाय इसकी क्या धमकियां। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, हालात की खराबी जब से शुरू हुई शौकत यूसुफजई साहब, जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब ने आकर पब्लिकली जो है एक चीज बताई, उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो बात करके बताएंगे मुलाकात के हवाले से। क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं था? इस चीज को जो उनके साथ कन्वर्सेशन हुई थी उसको आकर पब्लिकली इस तरह से बयान करना, आपको नहीं लगता कि उसके बाद से ही भी थोड़ी सी सख्ती ज्यादा कर दी गई और मुलाकात जो है वो नहीं होने दी जा रही? ये कोई गाली तो नहीं थी ना, उन्होंने यही तो कहा था ना। सुहेल अफरीदी से हमने खुद पूछा, क्योंकि मैं भी उनके साथ था जब अडियाला में हम गए और वहाँ पे मुलाकात में मेरा नाम भी था, तो हमने पूछा उनसे कि ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि हकीकत में यही बात हुई है। उन्होंने उन्होंने गलत बात इसलिए नहीं की कि वो देखिए तो नया था, उसने जो मीडिया ने जैसे ही पूछा उनसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, आपने क्या? उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। तो उन्होंने कोई ट्विस्ट नहीं किया, कोई उसका कोई गलत मतलब नहीं था उनके दिल में, कोई वैसा नहीं था। लेकिन उसको PMLN ने उसको जो है ना खुद ही उसको वो ले लिया, भाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। फिर उन्होंने कहा कि जी वो कहा तो है, हुज़ैफा साहब आए टीवी पे मेरे साथ थे, तो मैंने कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है कि उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने कहा, लेकिन मैंने इस सेंस में नहीं कहा था। मैंने कहा ये सेंस की बात तो उसने भी नहीं की है, सेंस की बात तो CM ने भी नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं पूछ के बताऊंगा। अब आपने खुद उसको हाईलाइट किया तो उसका मजाक बन गया। तो ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप कहें कि जी नहीं बस आप इमरान साहब। हमने माजी में देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इस तरह का नारा बुलंद करके आते थे और उनके कारकुनान उनके साथ हुआ करते थे, तो उस वक्त कोई बहुत बेहतरीन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सके और एहतजाज भी मुंतशिर हो जाया करता था।
इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है पीटीआई की जानिब से जो मुख्तलिफ होगी अली अमीन गंडापुर के दौरे इक़्तिदार में? देखिए, पहली बात तो ये है कि पुरअमन एहतजाज है हमेशा की तरह। ये कोई स्टील के बने हुए लोग नहीं है, सियासी लोग हैं। अगर आप गोलियां बरसाएंगे, वो करेंगे तो डेफिनेटली मुंतशिर होते हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि सियासी लोग हैं, अगर गोले भी बरसाए तो वो खड़े रहेंगे। देखिए, एक जमहूरी अंदाज से स्ट्रगल करनी होती है और हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर सियासी लोगों को एक प्रोटेक्शन हासिल होता है कि वो जो इंसानी बुनियादी हकूक होते हैं उसके जरिए वो अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इंसानी बुनियादी हकूक की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह माफ करे, ये तो बिल्कुल इंतकाम पे उतर आए हैं। लगता ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ा है या नून लीग को वोट नहीं पड़ा है, ये अवाम से, ये पाकिस्तान से, मुझे तो लगता है कि इंतकाम लेना चाहते हैं। तो सर हरीपुर में भी तो नून लीग ही जीती है ना, ये भी तो देखें। जी जीते हैं, क्या है वो उनका अपना इलेक्शन कमीशन है। सर घर से जीत गए हैं वो, उधर तो ये नहीं कह सकते कि हुकूमत उनकी थी। नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पे कोई और इलेक्शन कमीशन है, यहाँ हमने कोई अपना इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ है। राइट, चलें, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तरीके की आगे की हिकमत अमली क्या होने वाली है, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज कुछ खास है एक्सप्रेसो में। आज स्टूडियो में हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद जो हज़ारों मील दूर कोरिया से पाकिस्तान आए और यहाँ की मोहब्बत, मेहमान नवाजी और सकाफत ने उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। और ये इतनी जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी बने हुए हैं। और इब्तिदा में ये नौजवान यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद खूबसूरती, लोगों की गर्मजोशी ने उन्हें ऐसा मुतासिर किया, यानी पाकिस्तान में से ऐसा जकड़ा कि उन्हें वापस जाने नहीं दिया। और अब ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी भी बन गए हैं किसी तरह से। मजीद जो उनका जर्नी है, उनका पाकिस्तान में सफ़र है, पढ़ाई है, दिलचस्प किस्से हैं, वो हम उन्हीं से जानेंगे। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं किम सेंगन और किम जैंगहोन। जैंगहोन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू टुडे? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप हाउ आर यू सो गुड एट इट? यानी उर्दू बोलने में इतने अच्छे कैसे हो गए हो? उर्दू मजबूरी था, सीख लिया। हाँ। अच्छा, और सेंगन आप बताएंगे? हाँ, हमने उर्दू सीखना मजबूरी था। क्या मजबूरी थी आपकी? वैसे हम यहाँ पे जब पहली दफ़ा आया था ना, तो सीधा हमने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था। तो पहले यूनिवर्सिटी वो लिखा हुआ था कि इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन जब क्लास में गया उर्दू में पढ़ाया। फिर उर्दू में कुछ भी समझ नहीं आया उस वक्त। दोस्तों के साथ मजाक उड़ाते थे, फिर हमें समझ नहीं आते थे। फिर हमने कहा जल्दी सीखेंगे, फिर बहुत सारे दोस्त बनाए। फिर उसकी ट्यूशन्स ली? हाँ, ट्यूशन ली। कितना अर्सा लगा? तकरीबन 3-4 महीना में थोड़ा जबरदस्त। इतनी जल्दी? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से किसी और कंट्री में भी चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ की ज़बान नहीं सीख पाते। अंग्रेज़ी बड़ी कॉमन है और वो वहाँ जाकर इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन आपने इतने कम वक्त में, उर्दू बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उसको बोलना भी सीख लिया और उसमें आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। अजीब बात देखिए कि जब ये आए स्टूडियोज में तो मैं इनसे इंग्लिश में बात कर रहा था और ये मुझसे उर्दू में बात कर रहे थे। अच्छा जमुन, इस वक्त आप यानी कितना अर्सा गुजार चुके पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में क्या कुछ आपने देखा है जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी और जो उससे मुख्तलिफ आपको दिखाई दिया? मैं यहाँ पे हम 4 साल हो गया, क्योंकि 4 साल का डिग्री था। और पहले पाकिस्तान आने से पहले मैं सोचता था मतलब थोड़ा सा खतरनाक होगा, क्योंकि इस तरह मतलब दिखाया जाता है। तो मैं सोचता था यार लोग भी थोड़ा सा मतलब खतरनाक तो नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा। लेकिन जब पाकिस्तान टूर के लिए आया था और दोस्त बनाया तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। और हम जब स्वाद या इस तरह गिलगित जाते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ बैग था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो लोग कहते थे आ जाओ हमारे घर में, आ जाओ चाय पियो। ये है पाकिस्तान। हाँ, दिन में तकरीबन 10 चाय पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा।
तो पाकिस्तान ने आपको और कुछ सिखाया ना, टी लवर तो बना दिया होगा, चाय पिला के 10-10। अच्छा सांगन, आप बताएं कि आपका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और फिर आपका ये सफर तो पढ़ाई से शुरू हुआ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ कैसे चले गए आप लोग? मेरा यूनिवर्स में पढ़ रहा था ना, तो मैं एक मेरा क्लासमेट मेरा वो ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, उसने मुझे लेके कोई इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया ना, तो वो वीडियो बनाते थे। तो वो वीडियो वायरल हो गया जब मैं उर्दू बोल रहा था, खेल रहा था। तो इस तरह मैं तो भी खेल में कंटेंट क्रिएटर तो आपने सोचा कि मुझे खुद से ही ऐसा कंटेंट क्रिएट कर देना चाहिए? हाँ, क्योंकि वो खुद अपलोड करता था और आप अपना फायदा के लिए होता था। तो अब आप लोगों का कोरिया वाले आप लोगों का जो है वो है, इसलिए हमने बनाया कोरिया वाले के नाम से अपना पेजेस बनाया है, तो अभी चल रहा है। अरे वाह। तो कोई इंटरेस्टिंग वाकयात जैंगुन पाकिस्तान में आने के बाद जो आपके साथ हुआ? ऑफ कोर्स हम सब एशियन ही हैं, बट वी लुक अ लिटिल डिफरेंट, हम थोड़े से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे वाकयात जो आप शेयर करना चाहें? यार असल में यहाँ पे एशियन वो कोरियन चाइनीज जापानीज सारे एक ही जैसा समझते। तो हम पिंडी में रहते थे ना, तो हम जाते हैं तो फिर दिन में तकरीबन 4-5 लोग तो कहते हैं चिंचोंग चेंग चिंचोंग चेंग चिंचोंग चेंग नी हाओ, फिर हम थोड़ा गुस्सा आते थे। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें फर्क पता होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को ये फर्क भी पता चल ही जाएगा डेफिनेटली। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ, कोई फनी कुछ इस तरह का आप चाहे शेयर करना? आपकी मदर के हवाले से एक वाकया शेयर कर रहा था। अच्छा, वो हम बात कर रहे थे कि कोरियंस जो हैं उनकी स्किन केयर बड़ी फेमस है पाकिस्तान में आजकल, और जो कोरिया के लोग हैं वो बहुत ज्यादा यंग दिखते हैं, तो उसके ऊपर सांगन ने एक वाकया बताया था, वो चाहेंगे शेयर करना? मेरी अम्मी हमसे मिलने ना एक दफ़ा पाकिस्तान में आई थी, तो मैं उसको पाकिस्तान घुमा रहा था ना, तो एक पुलिस ने हमें पकड़ा था, हम गाड़ी के अंदर था, पुलिस ने पकड़ा ये कौन है, पुलिस ने हमें पूछा ये गर्लफ्रेंड है कोई? वो मेरी अम्मी थी। We are sorry for that, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वो आप लोग इतने यंग दिखते हैं, खास तौर पे अगर आप आगे भी चले जाए एज में 40-50, तो तब भी आप लोग बहुत यंग दिखते हैं। ये वैसे पाकिस्तानी आंटी मोटी होती है, इस तरह बड़ा है ना, ये आपको महंगा पड़ सकता है बाद में। लेकिन आप लोग जो है बहुत यंग दिखते हैं, बहुत 10 साल का फर्क आपको आम यानी आपको नजर आता है। तो अर्जुन आप फूड का ना पूछे अली, वैसे पाकिस्तानी फेवरेट फूड जो आपके लिए पूछा, मैं पहले फूड का पूछना चाहूंगी कि भाई आप लोगों को शुरू में आकर मसला हुआ खाना खाने में, और फिर उसके बाद अब क्या पाकिस्तानी फेवरेट फूड्स हैं आपके? मुझे तो मसला नहीं था, और मुझे बिरयानी, कराची बिरयानी पसंद है। वाह। हाँ, शुरू में काफी ज्यादा मसला था, जो खाता था वो निकल जाता है। We can understand that. Spicy food होता है बहुत यहाँ का। और स्ट्रीट फूड ज्यादा खाते थे ना, तो मसला होता था। लेकिन सैंगन ये नहीं है कि आप कोरिया में ज्यादा स्पाइसेस खाते हो? वो तो हम नूडल्स जो कोरियन नूडल्स के नाम पे यहाँ पे तो बहुत स्पाइसी होते हैं। वो कुछ कोरियन लोग जो है ना, वो स्पाइसी बहुत खाता है, शौक से स्पाइसी खाता है, लेकिन मैं अभी तक वो नहीं खा सकता हूँ। कुछ लोग खाता है, मैं नहीं खा सकता हूँ। अच्छा, ये भी नहीं खा सकता है। बिल्कुल। अब स्किन केयर का पूछते हैं। आप लोग कुछ खास करते हैं अपनी स्किन के साथ? हम बस वो सुबह रात धोते हैं। ये गॉड गिफ्टेड है, आप ये बता रहे हैं। स्किन लोशन तो हमें बेवकूफ बनाया हुआ है कोरियन स्किन केयर के नाम पर इतने महंगे प्रोडक्ट्स, लेकिन आप लोगों की तो सबकी जो है गॉड गिफ्टेड स्किन है माशाल्लाह। नहीं, आपका भी माशाल्लाह अच्छा है। अरे लेकिन हम मेरे ख्याल में कोरियन प्रोडक्ट कॉस्मेटिक बहुत अच्छा है, क्योंकि हम 4 साल पाकिस्तान में रहा है ना, इसके बाद कोरिया से भी इस तरह रहा है ना, कोरिया में स्किन ज्यादा अच्छा होता है। कोरिया में ज्यादा स्किन अच्छी होती है, जबरदस्त। हाँ, एनवायरनमेंट का फर्क भी पड़ता है भाई। हम तो AQI रोजाना डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है जिल पे। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है एंटरटेनमेंट का जो कोरिया से आता है, और यहाँ पर जो नौजवान नस्ल है दे आर क्रेजी अबाउट इट। वो बिल्कुल वो फर्क आपने देखा यहाँ पर महसूस हुआ जब आप कहीं पर मौजूद होते हैं, किस तरह से लोग पागल हो जाते हैं देखकर, खुशी महसूस करते हैं? ऐसे ही है। ये कुछ पाकिस्तानी लोग होते हैं ना,
उनको कोरियन सारी सीख लिया। अच्छा, उनको कोरियन भी आती? हाँ, मतलब उन्होंने कोरिया कभी नहीं किया, फिर भी वो कोरियन ड्रामा, कोरियन सॉन्ग सुनकर हमसे कोरियन में बात करते हैं, फिर हम आगे से उर्दू में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और हमसे बात की। ये जो कोरियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं अब यहाँ पर। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।